नहीं करूंगा कि उन्होंने आपके लिए अस्पताल बनवाया, सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, ये सब तो काम उन्होंने किया ही किया। लेकिन असल काम जो था वो ये था कि वक्त के फिरौन जब आपको हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहते थे, जब ये कहते थे कि आप विदेशी हो, ऐसे वक्त में एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ जिसका नाम रकीबुद्दीन है और उसने आपके हक की लड़ाई लड़ी। तो जिस शख्स ने वक्त के फिरौन से आंख मिला करके आपकी लड़ाई लड़ी, उस शख्स का हक तो बनता है, उस शख्स का हक तो बनता है। और ये जो 6 तारीख को वोट देने के लिए आपको जाना है, ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को छोटा इलेक्शन मत समझना। ये मत समझना कि आप जो है उस दिन जाकर के बटन दबा दोगे तो रकीबुद्दीन जीत जाएंगे और कमला हार जाएगा। दरअसल 6 तारीख को जब आप बटन दबाएंगे तो बटन आप यहाँ दबाएंगे तो सिर्फ कमला नहीं हारेगा, दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी भी हारेंगे, अमित शाह भी हारेंगे। रकीबुद्दीन जिंदाबाद, रकीबुद्दीन जिंदाबाद। इसलिए इलेक्शन बहुत बड़ा है। कल राहुल गांधी जी आपके बीच में आए थे, हमारे नेता, हम सब के नेता राहुल जी आपके बीच में आए थे और उन्होंने 5 गारंटी की जो बात करी है उसको उसकी संजीदगी को समझिए। वो 5 गारंटी जो ये कहती है कि हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। हमारी सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई तो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात आई। तो आप तो जानते हो ना, रकीबुद्दीन मजबूत आदमी है, उसे राहुल जी भी पसंद करते हैं, प्रियंका जी भी पसंद करती हैं और कांग्रेस पार्टी में असर भी रखते हैं वो। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब 5 लाख लोगों को नौकरी मिलने की बात आएगी तो आपके हक के लिए रकीबुद्दीन वो आदमी है कि अपनी सरकार से भी लड़ जाएंगे कि पहले 6 गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी, बाद में किसी को मिलेगी। तो अंदाजा लगाइए कि वो गारंटी कितनी बड़ी गारंटी है। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, आप अपने घरों में काम करती हैं, उसका कोई गिनती भी नहीं होती, सुबह से शाम तक आप कितना काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो हर घर में काम करने वाली जो एक खातून होंगी, जो एक औरत होंगी, जो घर की सबसे अहम औरत होंगी, उनको हर महीने 2000 रुपए हर महीने। समझ लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारी माओ की नौकरी लग गई 2000 रुपए की हर महीने की। कितनी बड़ी बात है। और साथ ही साथ राहुल जी ने एक वादा और किया कि कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई असम में तो नो सीए नो एनआरसी, ना तो सीए लागू होगा न एनआरसी लागू होगा। और ये दावा किसने किया है? ये दावा राहुल गांधी ने किया है। उस राहुल गांधी ने जिनके वालिद राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए अपना लहू कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों, ऐसे शख्स ने आपसे वादा किया है। और अहम बात ये कि कल 6 गांव में जो सभा थी उनकी, उसमें उन्होंने एक वादा और किया। उन्होंने ये कहा कि पूरे आसाम के लिए तो 5 गारंटी है, लेकिन 6 गांव के लिए 6 गारंटी है। वो 6 गारंटी क्या है? 6वीं गारंटी है कि जैसे ही सरकार बनी वैसे इसे जिला बना दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं, बहुत दूर से आया हूं। कितनी दूर से? हजारों किलोमीटर से। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमारी बात तुम सुनना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आया हूँ और आपके बीच में आपकी बहू भी बैठी हैं। आप इनको बहू कहते होंगे, बेटी कहते होंगे, बहन कहते होंगे। मैं तो इनको उज्जैन के हवाले से जानता हूं, लेकिन आज मैंने 6 गांव में इनके लिए आवाम की जो मोहब्बत देखी है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी को असम में इन्होंने जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली नूरी खान साहिबा के लिए। और रकीबुद्दीन साहब चुनाव जीतेंगे तो मैं तो पूरे देश में जाके कहूंगा कि रकीबुद्दीन साहब जीते, लेकिन असली जीत जो है वो नूरी की वजह से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये बात जाके कहूंगा। मैं आपसे, माओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से, देखिए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, आप यहाँ अपने लिए लड़ रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में 62 से 63 शहरों में मैं आपके लिए लड़ रहा था। मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे ऊपर 1 करोड़ 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था इस बात के लिए, क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था। कितने का जुर्माना?
1,04,00,000 रुपए का जुर्माना मेरे ऊपर इसलिए लगा क्योंकि मैं एनआरसी का आंदोलन कर रहा था। मेरे खिलाफ हैदराबाद में 10 धाराओं में मुकदमे क्यों कायम हुए? क्योंकि मैं वहां भी जाकर के आपकी लड़ाई लड़ रहा था, पूरे मुल्क में आपके लिए लड़ रहा था। इसलिए मेरा हक बनता था कि मैं आपके बीच में आऊं और आपके बीच में खड़े होकर के कहूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को सिर्फ एक एमएलए चुनने की लड़ाई मत समझना। जब 6 तारीख को जा करके ईवीएम की बटन दबाओगे ना, तो बटन यहां दबाओगे, करंट दिल्ली में लगेगा। ये सोच के दबाना। अमित शाह साहब कहते थे ना दिल्ली के चुनाव में कि बटन यहां दबाओगे करंट शाहीन बाग में लगेगा। तो मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि आप छैगांव में बटन दबाओगे तो वहां पे जाके करंट लगेगा दिल्ली में। और 2 बातें आप समझ लो, वो सिर्फ मुसलमान के दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ मुसलमान की दुश्मन नहीं है। आपने यहाँ पे बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैंने सुना है कि आपके इलाके में भी गोली में कुछ शहीद हुए हैं एकाध लोग, असम में कई लोग शहीद हुए। लेकिन मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यूपी से आता हूँ, मैं वहां एक दिन में 21 नौजवान शहीद हुए थे। इसी आंदोलन की वजह से भाजपा की सरकार ने सीधे सीनों पे गोलियां मार के 21 नौजवानों को शहीद किया। हमने अपने इन्हीं हाथों से नौजवान बच्चों की लाशें उठाई हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हिंदुस्तान में एनआरसी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, हम सबको मारेंगे। वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, वो किसानों के भी दुश्मन हैं। किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये सरकार किसकी सरकार है? ये अंबानी की सरकार है, ये अडानी की सरकार है, ये आम हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है। गैस सिलेंडर 800 रुपए के पार चला गया है। आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाओ तो 100 रुपए के पास उसका रेट पहुंच चुका है। लेकिन सरकार सिर्फ घूम रहे हैं बस। आपको कहते हैं कि आप बांग्लादेशी हो और खुद बांग्लादेश जाकर के शेख हसीना के साथ गुलदस्ता लेकर के वहां पर कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश आजाद कराने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये बड़े दोगले लोग हैं और ऐसे दोगले लोगों को सबक सिखाने का सबसे अच्छा जरिया है कि वोट की बटन, ईवीएम की बटन 6 तारीख को जाओ, कांग्रेस के लिए बटन दबाओ, हाथ के पंजे पर बटन दबाओ। और मेरी माओ बहनों, आपसे खास बात कह रहा हूँ, ये अहद कर लीजिए। उसके बाद रमजान भी आएगा, पूरे रमजान रकीब भाई के लिए दुआ भी करिए। और 2 मई को जब जीत का जश्न मनेगा तो इंशाअल्लाह मैं फिर कोशिश करूंगा कि इस गांव में फिर आ सकूं, आपके बीच में आ सकूं, आपसे मुलाकात कर सकूं। जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में बहुत कई सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप ये मत समझना। देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम चुनाव से पहले तक, जिस दिन वोटिंग रहती है उससे पहले तक तो बड़े जोश में रहते हैं, बड़ा दमदारी दिखाते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने की बात आती है, हमें लगता है कि यार रकीब भाई तो जीत ही रहे हैं, कौन जा करके वोट डालने जाए, कौन जाए पसीना पसीना हो, कौन जाए गर्मी में लाइन में लगे। किसी का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत निभानी पड़ेगी। आप उस दिन सोचते हो कि कौन जाए गर्मी में लाइन में लगे, बड़ी लंबी लाइन लगी है, रकीब भाई तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा एक वोट बहुत अहमियत रखता है। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की एक वोट की ताकत है, ये ताकत दरअसल उसी तरह से है कि जब खाने काबा को ढहाने के लिए अबरहा आया था, हाथियों का झुंड लेकर के, यहाँ भी हाथी है ना चुनाव निशान, वहां भी अबरहा हाथियों का झुंड लेकर के आया था। यहाँ भी एक अबरहा घूम रहा है, उसका भी चुनाव निशान वही है। खाने काबा को ढहाने के लिए जो अबरहा आया था, तो अहले मक्का सोच रहे थे कि इसका क्या होगा, लेकिन आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और उन अबाबीलों के पंजों में छोटे छोटे कंकर थे। और वो कंकर जब आसमान से बरसे हैं तो हाथियों का झुंड कहाँ उड़ गया है कुछ पता नहीं चला है। अल्लाह ने इस तरह अपने घर की हिफाजत की है। आपके हाथ में भी जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है, वो बिल्कुल अबाबील के पंजों में दबे हुए कंकर की तरह है। 6 तारीख को अपने घरों से अबाबीलों की तरह निकलिए, जाइए ईवीएम की लाइनों में लगिए, रकीब भाई को वोट दीजिए, हाथ के पंजे पर बटन दबाइए और असम से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकिए, कांग्रेस की सरकार बनवाइए। और कांग्रेस चीख चीख करके कह रही है कि नो सीए, नो एनआरसी।
और राहुल का वादा है, नरेंद्र मोदी का वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी सच बोलते हैं। राहुल वादा कर रहे हैं तो वादा पूरा होकर के रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। मुझे सच में, मैं आज यहाँ बैठ करके सोच रहा था कि अल्लाह कहां से कहां पहुंचाता है इंसान को। मैं कहां यहां से इतनी दूर, और आज आपके बीच में इस अंधेरे में आकर के आपसे बात कर रहा हूं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं अपनी माओ बहनों को देख रहा हूं तो मुझे खुद महसूस हो रहा है कि अल्लाह ने हमारे भाइयों को हिंदुस्तान में किस तरह से रखा हुआ है। और आपकी जिंदा दिली को सलाम कि आप भले ही आप मुश्किलों में जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन जब हुकूमत से लड़ने की बात आती है तो आप अपना सीना आगे खोल के खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। मैं आपको सलाम करता हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाके कहूंगा कि अगर मर्दानगी देखना है, अगर दमदारी देखना है तो जाओ असम के 6 गांव में देखो कि भले ही लोग बेसरो सामान हैं, भले ही उनके घर पक्के नहीं हैं, भले ही उनके यहाँ बाढ़ आती है और सामान बह जाता है, लेकिन उनकी दिलेरी ऐसी है कि अच्छे अच्छे मुजाहिद भी उनके आगे पानी मांग जाएं। मैं आपको सलाम करता हूं और मैं वादा कर रहा हूं कि रकीब भाई को जिताइए। इंशाल्लाह 2 मई के बाद, ईद के बाद एक ऐसी ईद होगी जो बड़ी खूबसूरत होगी, और उस ईद में ऐसा होगा कि आपकी सरकार होगी असम में। और इंशाल्लाह एक बात और, आपको बनाने के लिए वोट नहीं देना है, इस बार मंत्री बनाने के लिए वोट देना है, इसलिए दुगनी ताकत से वोट देना है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनका भी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, छोटे हैं, मैं इनसे भी कह रहा हूं बेटा तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। 6 तारीख की सुबह उठना और अम्मी घर में चूल्हा जलाने लगे तो उनके हाथ से माचिस ले लेना और उनसे कह देना कि जाइए पहले वोट दे के आइए, तब घर में चूल्हा जलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। 2 के बाद आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।